गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, है ना। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है ना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। Internal fertilization is where sperm and egg are fusing inside the body. Example mammal, है ना। External fertilization is when male release the sperm outside, female release the sperm outside, and they both fuse in a medium. For example, in water, है ना। Example है sea urchin. तो आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। सारे स्टेप्स बताऊंगी मैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हो रहा है। जब हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पता होना चाहिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कि उसमें मेन स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले तो होता है कीमो अट्रैक्शन। कीमो अट्रैक्शन क्या होता है कि एग कुछ कोई ना कोई सब्सटेंस रिलीज करता है ताकि स्पर्म उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। उसके बाद क्या होता है, जब वो एक बार वहाँ पहुंच जाता है, उसका कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद वो एक्रोसोमल रिएक्शन करता है। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होती है कि स्पर्म अपने में से कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स निकालता है जो कि एग की जो आउटर लेयर है, एग जेली जिसको हम बोलते हैं, उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, दोनों का कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हो चुका है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ने एग जेली कर ली है। उसके बाद होगा कि जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग हो जाती है विटेलाइन एनवेलप से। एक बार बाइंडिंग हो चुकी है, उसके बाद डिफरेंट तरह की प्रोसेसेस होंगी और उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा दोनों का, दोनों ही मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को क्या पढ़ना है, कीमोटैक्सिस भी कह सकते हैं आप इसे, है ना। कीमोटैक्सिस में होता क्या है कि कीमो अट्रैक्शन हो रही है ना। तो स्पर्म जो एग है, मैच्योर एग जो है, वो क्या रिलीज करता है, एसएपी, स्पर्म अट्रैक्टिंग पेप्टाइड्स, या फिर स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड। स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड। ये स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं स्पर्म को, स्पर्म एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। स्पर्म जो एग है, मैच्योर एग, वो एक एसएपी रिलीज करता है। जो सी अर्चिन के केस में एसएपी रिलीज होता है वो होता है रीसेट। रीसेट क्या करेगा, स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक बार रीसेट स्पर्म से बाइंड हो गया है, एक बार अट्रैक्ट हो गया है स्पर्म, तो क्या होता है, जो उसकी जीटीपी है वो सीजीएमपी में कन्वर्ट हो जाती है और कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। अगर स्पर्म की ये मेम्ब्रेन है और यहाँ पे कैल्शियम चैनल है, वो ओपन हो गए, तो बाहर से यानी कि पानी से जो कैल्शियम है वो कहाँ जाएगा, स्पर्म की बॉडी के अंदर जाएगा और स्पर्म क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि मैच्योर एग है, मैच्योर एग ने रीसेक्ट रिलीज कर दिया। रीसेक्ट की वजह से क्या हुआ है कि स्पर्म एक्टिवेट हो गया है, जो जीटीपी है वो सीजीएमपी में कन्वर्ट हो गई है, कैल्शियम चैनल ओपन हो गए। कैल्शियम जैसे ही मूव करेंगे अंदर, स्पर्म जो है वो एक्टिव हो जाएगा। स्पर्म की मूवमेंट किसकी वजह से होती है, स्पर्म की मूवमेंट होती है डाइनिन प्रोटीन की वजह से। डाइनिन प्रोटीन की वजह से। डाइनिन बॉडी में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में बता रही हूँ, जो बॉडी है मेल की, जो बॉडी है उसमें इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है उसमें, क्योंकि CO2 की कंसेंट्रेशन वहाँ ज़्यादा है, पीएच है 7.2। डाइनिन इन कंडीशंस पे काम नहीं करता। डाइनिन जब बाहर आएगा, यानी कि जब स्पर्म पानी के अंदर है, तो क्या होता है, CO2 की कंसेंट्रेशन हो गई कम, पीएच हो गया 7.2 से ज्यादा, 7.8 लिख लो, है ना। तो इन कंडीशंस पे डाइनिन जो है प्रोटीन वो एक्टिवेट हो जाता है और उसको उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है ना। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में दो तरह की चीजें हो रही हैं। मान लो कि ये स्पर्म है, ये एक्रोसोम है यहाँ पे, तो एक्रोसोम क्या करता है, ऊज आउट कर जाता है एक्रोसोम वाला पार्ट ऐसे, ठीक है। अब ये क्या करता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज कर देता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एक बार रिलीज हो गई, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का काम क्या है, डिग्रेडेशन का काम है। जो एग जेली है उसको डिग्रेड करेंगे, और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे एक बाइंडिंग प्रोटीन भी है, यहाँ
वो भी यहाँ आ चुका है। अब जब ये स्पर्म एक्रोसोमल प्रोसेस की वो करेगा, फॉर्मेशन करेगा, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ये एक्रोसोमल प्रोसेस है, ठीक है। तो जो बाइंडिंग प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट है वो यहाँ पे कोट कर लेगा एक्रोसोमल प्रोसेस को। क्या है? बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज हो चुकी हैं। एक बार प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज हो गई हैं, फिर उसके बाद उसका काम क्या है? एग जेली को डाइजेस्ट करने का, है ना, एग जेली को डाइजेस्ट करने का। और बाइंडिंग का काम क्या है? थर्ड स्टेप में आएगा बाइंडिंग का काम। बाइंडिंग जो है वो स्पीसीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है, यानी कि अगर बाइंडिंग प्रोटीन है तो वो मेजर कर लेगा कि ये मेरे ही स्पीसीज का एग है या नहीं है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म मेम्ब्रेन, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या हो रहा है? जो बाइंडिंग है ना, बाइंडिंग फ्यूजन में हेल्प कर रहा है, और बाइंडिंग ही क्या कर रहा है? स्पीसीज स्पेसिफिक बाइंडिंग कराने में हेल्प कर रहा है। कौन? बाइंडिंग। और बाइंडिंग कहाँ था? बाइंडिंग था एक्रोसोमल एक्रोसोमल प्रोसेस पे, जो ऐसे से कोट हो गया था, बताया था ना मैंने, ऐसे बताया था, ये बाइंडिंग था, है ना। बाइंडिंग क्या है? एक फ्यूजोजेनिक प्रोटीन है, फ्यूजोजेनिक प्रोटीन, जो किसमें हेल्प कर रहा है? अच्छा, जो रीसेट है वो 14 अमीनो एसिड का बना हुआ है, और जो बाइंडिंग है वो 30,500 डाल्टन, यानी कि 30 किलो डाल्टन कह लो, इसका इतना कुछ मोलिकुलर वेट है बाइंडिंग प्रोटीन का, ठीक है। एक बार ये स्पर्म हो चुका, स्पर्म आ चुका, फ्यूजन हो चुका है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास एक स्पर्म आ गया है, तो क्या आप चाहोगे कि दूसरा स्पर्म एंट्री करे? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहोगे। क्यों? प्रोटीन्स वगैरह हैं वो सारे बढ़ जाएंगे, है ना। तो क्या होगा? हमें करना है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। जब हम पॉलीस्पर्मी का प्रिवेंशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में पढ़ते हैं ना, तो यहाँ दो तरह का ब्लॉक होता है, एक होता है फास्ट ब्लॉक, एक होता है स्लो ब्लॉक। तो फास्ट ब्लॉक में क्या होता है? स्पर्म है, स्पर्म अपने अंदर से कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करेगा, जिसकी वजह से जो 70 मिलीवोल्ट का चार्ज था माइनस का, वो चेंज हो जाएगा +20 मिलीवोल्ट में। अभी चार्ज जो SF गिलबर्ट का 12th एडिशन है उसमें लिखा हुआ है +20 मिलीवोल्ट। किसी किसी बुक में मैंने देखा है कि +30 मिलीवोल्ट भी लिखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सा लिखना है, ठीक है। स्पर्म अपने अंदर से कुछ सब्सटेंस रिलीज करता है, जो कि क्या करते हैं? पोटेशियम चैनल ओपन करवा देते हैं। जैसे ही पोटेशियम चैनल अंदर होगा, अंदर मूव करेगा, तो चार्ज जो है वो नेगेटिव से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बार जब मेम्ब्रेन का चार्ज चेंज हो चुका है, तो कोई और स्पर्म आके बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे स्लो ब्लॉक के बारे में। अच्छा, आप कहोगे कि एक बार हमने ब्लॉक कर दिया है फास्ट ब्लॉक, तो स्लो ब्लॉक की जरूरत ही क्यों पड़ी? फास्ट ब्लॉक विद इन 1 to 3 सेकेंड्स हो जाता है, लेकिन रहता भी इतनी देर है, 1 to 2 मिनट ही रहता है, ज्यादा नहीं रहता। 1 से 2 मिनट के बाद हम क्या करेंगे? दोबारा से कोई ना कोई स्पर्म आ जाएगा। स्पर्म तो बहुत सारे हैं ना वाटर में भी। तो आप देखो क्या करना है। सबसे पहले तो इस सब्सटेंस का नाम नोट कर लो आप, जो स्पर्म रिलीज कर रहा है वो है, एक तो निकोटिनिक एसिड रिलीज करता है, और एक एडेनिन डीन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट। क्या है? निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, ठीक है। स्लो ब्लॉक में क्या हो रहा है? स्लो ब्लॉक में हो कुछ ऐसा रहा है कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है ना एग में, यहाँ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ऐसे, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज हो जाएंगे किसके साथ में? एग की मेम्ब्रेन के साथ में। अब जब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इसके साथ में फ्यूज हो जाएंगे, तो जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर सब्सटेंसेस है ना, वो क्या करेगा? वो स्पेस में रिलीज कर देगा, यहाँ इस मेम्ब्रेन के बाहर रिलीज कर देगा, ठीक है। तो कौन कौन से सब्सटेंसेस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिलीज करता है, ये पढ़ना है हमें। अलग अलग 4 सब्सटेंसेस हैं, और चारों सब्सटेंसेस का अलग अलग काम है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है? सीरीन प्रोटीएज। सीरीन प्रोटीएज क्या करता है? बाइंडिंग को वो कर देता है, क्लिप ऑफ कर देता है। सीरीन प्रोटीएज, सीरीन प्रोटीएज क्या कर रहा है? बाइंडिंग को क्लिप ऑफ कर रहा है, क्लिप ऑफ बाइंडिंग। क्यों? बाइंडिंग का काम तो एक बार हो चुका है ना। बाइंडिंग का काम क्या था? स्पीसीज स्पेसिफिक बाइंडिंग करानी थी, वो उसने करा दी, अब वो चला जाएगा, ठीक है।
अब क्या होता है कि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के जो सब्सटेंसेस रिलीज हुए थे ना, उसकी वजह से एक फर्टिलाइजेशन एनवेलप की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और एक प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकन। ये क्या करता है, उस फर्टिलाइजेशन एनवेलप की एलिवेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एलिवेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एनवेलप, ठीक है। दो सब्सटेंसेस बता चुकी हूँ मैं, सीरीन प्रोटीज और ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकन, ठीक है। उसके बाद एक है ट्रांस ग्लूटामिनेज, ठीक है। थर्ड क्या है, ट्रांस ग्लूटामिनेज, और एक है हाइलीन। ट्रांस ग्लूटामाइनेज क्या करता है, स्टेबलाइज करता है किसको, फर्टिलाइजेशन एनवेलप को, ठीक है। क्या कर रहा है, ये जो फर्टिलाइजेशन एनवेलप था उसको स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइज फर्टिलाइजेशन एनवेलप। और हाइलीन का क्या काम है, हाइलीन क्या करता है, कोटिंग बना लेता है। जहां से स्पर्म फ्यूज हुआ था वहां से वो कोटिंग बननी स्टार्ट होती है। मान लो कि मैं कह दूं कि यहाँ से स्पर्म की एंट्री हुई थी, तो यहाँ से कोटिंग बननी स्टार्ट होगी और धीरे धीरे करके पूरे एनवेलप को वो कवर कर लेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, एक लेयर की जो फॉर्मेशन होगी ना, वो क्या करेगी, क्लीवेज के टाइम पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ब्लास्टोमियर को, ठीक है। क्या हुआ है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो थे वो एग मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गए, उसके अंदर जो सब्सटेंसेस थे वो उसने बाहर निकाल दिए। कौन कौन से सब्सटेंसेस उसने निकाले हैं, सीरीन प्रोटीज, ग्लूकोसा अमाइन ग्लाइकोल, और क्या निकाला है, ट्रांस ग्लूटामिनेज और हाइलीन निकाला है। क्या किया है, फर्टिलाइजेशन एनवेलप की फॉर्मेशन हुई है, उसको स्टेबलाइज किया, उसके अलावा एक कोटिंग बनाई है जो कि क्या कर रही है, ब्लास्टोमियर को हेल्प करेगी जब क्लीवेज हो रही होगी तो उसकी स्टेबलाइजेशन में, सपोर्ट में, ठीक है। पॉलीस्पर्मी आपने प्रिवेंट कर दी है, कैसे कैसे, फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसमें एक्टिवेशन होगा, है ना, एग मेटाबॉलिज्म का एक्टिवेशन होना है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कैल्शियम के बारे में। जो कैल्शियम है ना, वो ही क्या कर रहा है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को फ्यूज करवाने में हेल्प कर रहा है, कहाँ, एग मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेप कौन सा है, एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एग का एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एग जब एक्टिव होता है ना, तो सबसे पहली बात है कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें, ठीक है। जो बाइंडिंग मैंने आपको बताया था, बाइंडिंग एज अ लीगेंड काम करेगा, ठीक है। जब बाइंडिंग लीगेंड की तरह काम करता है तो पता है क्या होता है, पीएलसी बीटा यहाँ पे आरटी की पाथवे है ये एक तरह से, जब रिसेप्टर डाइमराइज हो जाता है, फोस्फोराइलेशन हो रही है, तो पीएलसी बीटा यहाँ पे आती है, रिक्रूट होती है। पीएलसी बीटा क्या करती है, पीआईपी2 को आईपी3 और डैग में कन्वर्ट करती है। IP3 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो राइनोडाइन रिसेप्टर है, वहां से कैल्शियम रिलीज कराने के लिए। ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैल्शियम कहाँ से रिलीज हो रहे हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, रोल ऑफ कैल्शियम क्या क्या है, ठीक है। देखो, एक तो कैल्शियम क्या कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस इंड्यूस करवा देता है, ठीक है। जो स्टोर्ड मैसेज थे ना, उनको इनिबिट कर देता है। इसकी वजह से जो एमआरएनए है वो एक्टिव हो जाते हैं। एमआरएनए एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। अब वो क्या करता है, जो न्यूक्लियर डिवीजन था ना, उसको भी रोक देता है। क्या क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस इंड्यूस करवा रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन को इनिबिट कर रहा है। क्यों, न्यूक्लियर डिवीजन एक बार इनहिबिट हो गया, उसके बाद क्या होगा, क्लीवेज होगा, है ना। तो क्लीवेज भी हमारे को चाहिए। अच्छा, अब क्या करता है कैल्शियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो करता है NAD पॉजिटिव काइनेज जो है उसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। NAD पॉजिटिव काइनेज, NAD पॉजिटिव काइनेज, NAD पॉजिटिव काइनेज करती क्या है, काइनेज का काम क्या होता है, फोस्फोरस देना। तो इसको फोस्फोरस मिलेगा, NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो NADP पॉजिटिव है वो क्या है, एक तरह का है कोफैक्टर है ना। NADP पॉजिटिव किसका कोफैक्टर है,
लिपिड सिंथेसिस में कोफैक्टर है। किसमें? NAD पॉजिटिव किसमें? लिपिड सिंथेसिस में एक कोफैक्टर है। ठीक है, जो NAD पॉजिटिव है वो क्या करेगा? लिपिड सिंथेसिस में कोफैक्टर की तरह हेल्प करेगा। जो एक एंजाइम होती है UDX करके, उसको भी एक्टिवेट कराता है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। UDX एंजाइम क्या करती है? ऑक्सीजन की जो है ना बॉडी में कंसेंट्रेशन बढ़ा देती है। जब कंसेंट्रेशन घट जाती है ना, देखो एक होती है कंसेंट्रेशन, एक होती है कंजप्शन। कंसेंट्रेशन कितना होता है कि आपके पास कितना है, कंजप्शन आप कितना ले रहे हो, है ना। तो जब कंसेंट्रेशन घटा देता है वो ऑक्सीजन की, तो कंजप्शन बढ़ जाती है ऑक्सीजन की। आप जब रेस मार के आते हो तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हाफते हो, बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो ऑक्सीजन, है ना। सेम चीज है कि ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम हो गई है तो उसका कंजप्शन जो है वो इंक्रीज हो गया है। यूडीएक्स जो एंजाइम है ना वो NADPH डिपेंडेंट एंजाइम है। NADPH डिपेंडेंट। NADPH क्या करता है? ग्लूटाथायोन जैसे प्रोडक्ट्स रिलीज कराता है। ग्लूटाथायोन क्या करता है? ग्लूटाथायोन किल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर कॉज करते हैं आखिर में जाके। तो अगर आप पहले ही उसको मार दोगे तो कैंसर होगा क्या जायगोट में? नहीं होगा। तो ग्लूटाथायोन कौन रिलीज कर रहा है? NADPH। और ये सब कौन करवा रहा है? अभी तक का जितना भी रोल है वो क्या करवा रहा है? कैल्शियम करवा रहा है। कैल्शियम ही प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा है, NAD को एक्टिवेट कर रहा है, UDS को एक्टिवेट कर रहा है। अच्छा, कैल्शियम और क्या करता है? pH इंक्रीज करने में हेल्प करता है। pH इंक्रीज कैसे हो रहा है? Na पॉजिटिव H पॉजिटिव एक्सचेंज की वजह से pH जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सब कौन सा मीडिएट कर रहा है? कैल्शियम ये सब मीडिएट कर रहा है ना। सब हो चुका है। क्या बाकी है? जेनेटिक मटेरियल का फ्यूज होना बाकी है। ठीक है, तो जो मेन स्टेप थे वो हो चुके हैं। अब बस एक छोटा सा स्टेप है कि जेनेटिक मटेरियल फ्यूज करेगा। ठीक है, दो प्रोन्यूक्लियाई है, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई है और मेल प्रोन्यूक्लियाई है। मेल और फीमेल जो है वो आपस में मूव करने लग जाते हैं। कैसे? जो स्पर्म है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएगा, स्पर्म का जो प्रोन्यूक्लियाई है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएगा और एग वाले प्रोन्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज हो जाएगा। दोनों का जेनेटिक मटेरियल फ्यूज हो जाएगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।